दोस्तों, क्या आप आने वाले सीजन में लद्दाख का, ज़ंस्कार वैली का, स्पीति वैली का ट्रिप रेंटल बाइक से प्लान करने की सोच रहे हो और इन बातों को लेके कंफ्यूज हो कि भाई बाहर की रेंटल बाइक्स जो हैं वो इन जगहों पर अलाउड है या नहीं है? तो अपनी पर्सनल बाइक लद्दाख में, स्पीति वैली में, ज़ंस्कार वैली में कहीं भी ले जा सकते हो? क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस है? वन वे बाइक रेंटल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? अपनी बाइक लेके जाओ या रेंटल बाइक लेके जाओ? इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं? और फाइनली, क्या आप अपनी रिलेटिव की बाइक या अपने दोस्त की बाइक इन सब लोकेशंस पे ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते? क्या कोई ऐसे रूल्स तो नहीं है जो स्टॉप करते हैं? तो अपनी इस लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज के आज के इस एपिसोड में इन्हीं सब क्वेश्चंस पे बात करते हैं और जानते हैं रेंटल बाइक से एसोसिएटेड ये सारी जानकारी। हेलो, नमस्ते और जुले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। तो दोस्तों, इस सीरीज के पिछले एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको लद्दाख का ट्रिप प्लान करना है, ज़ंस्कार वैली का ट्रिप प्लान करना है, तो रेंटल बाइक जो है आप वो कहां से रेंट पे ले सकते हो। आजकल 2024 में इन रेंटल बाइक के रेट्स क्या चल रहे हैं, लद्दाख में क्या चल रहे हैं, मनाली में क्या चल रहे हैं, अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है तो कितना करना चाहिए, ये सारे जो क्वेश्चंस थे कॉस्ट से एसोसिएटेड वो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। आज के इस एपिसोड के अंदर, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में हिंट करा था कि भाई लद्दाख के अंदर एक बाइक यूनियन है जो ये सारे रूल्स जो हैं कि कौन सी बाइक आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, रेंटल के रेट्स क्या हैं, पूरी बाइक यूनियन जो है इन सब चीजों को गवर्न करती है। और 2014 के अंदर ये जो लद्दाख बाइक रेंटल यूनियन है, जैसे कि टैक्सी यूनियन है, ऐसे ही ये लद्दाख बाइक रेंटल यूनियन ने कुछ सर्कुलर्स निकाले, कुछ रूल्स निकाले, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि जो बाहर की रेंटल बाइक्स हैं, जैसे कि लेह से बाहर की बाइक, उसमें मनाली आ जाता है, श्रीनगर आ जाता है, शिमला आ जाता है, चंडीगढ़ आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, ये सारी की सारी प्लेसेस जो हैं ये आउटसाइड ले रेंटल बाइक्स कहलाती हैं। तो अगर आप रेंटल बाइक जो हैं इनमें से किसी भी प्लेसेस से ले रहे हैं तो एज पर जो बाइक यूनियन के रूल्स हैं, लद्दाख बाइक यूनियन के रूल्स, उसके हिसाब से आप इन सब बाइक्स को लेह तक तो लेके आ सकते हो। मतलब मनाली लेह हाईवे पे आप ट्रैवल कर सकते हो, आप श्रीनगर लेह हाईवे पे ट्रैवल कर सकते हो, बट लेह के बाद जब आपको साइट सीइंग के लिए जाना है, जैसे कि आपको नुब्रा वैली जाना है, पेंगोंग लेक जाना है, तो आप इन रेंटल बाइक्स को यूज नहीं कर सकते हो लद्दाख में साइट सीइंग पर्पसेस के लिए। और इसी के अंदर खास तौर से वो बाइक्स जो मनाली से रेंट करी जाती है, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इन दोनों के बीच में आपसी जद्दोजहद चलती रहती है। तो उससे होता क्या है, कई सीजन में ऐसे ऐसे रूल्स निकल जाते हैं कि भाई लद्दाख की बाइक जो है सारचू तक ही जाएगी या जिस्पा तक ही जाएगी, और मनाली की बाइक भी जो है वो जिस्पा तक ही आएगी या सारचू तक आएगी, और वहां पे फिर आपको एक्सचेंज करनी पड़ेगी। अब भाई सारचू मिड पॉइंट है पूरे मनाली लेह हाईवे का, वहां कोई शॉप्स वगैरह नहीं है। बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो जो हमारे जैसे ट्रैवलर्स हैं उनको क्रिएट हो जाती है इस तरह के रूल्स आने की वजह से। बट इन जनरल पिछले 1-2 साल से देखा गया है कि मनाली की बाइक जो है एटलीस्ट लेह तक अलाउ कर रहे हैं, और जो लद्दाख वाली बाइक है वो भी मनाली तक आने के लिए अलाउ कर रहे हैं। बट हाँ, अगर लेह से बाहर की बाइक्स, मनाली से आप बाइक रेंट पे लेते हो, श्रीनगर से लेते हो, शिमला से लेते हो, चंडीगढ़ से लेते हो या दिल्ली से लेते हो, तो इन बाइक रेंटल्स को यूज करके आप ज़ंस्कार वैली में कहीं भी जा सकते हो, आप स्पीति वैली में कहीं भी जा सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना स्पीति वैली में है, ना अभी तक ज़ंस्कार वैली में है। हो सकता है आने वाले टाइम में कोई यूनियन बनती है ज़ंस्कार के अंदर तो आ जाए, बट अभी के लिए आप ज़ंस्कार वैली का ट्रिप इन सभी प्लेसेस में कहीं से भी बाइक रेंट पे लेके कर सकते हो। अब इसमें एक बात अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे ब्लॉग के ऊपर यही आते हैं कि धीरज भाई पर्सनल बाइक ले जा सकता हूँ कहीं भी, पर्सनल गाड़ी ले जा सकता हूँ? दोस्तों, आप पर्सनल बाइक जो है, पर्सनल गाड़ी जो है, लद्दाख में कहीं भी ले जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ज़ंस्कार वैली में कहीं भी ले जा सकते हो, स्पीति वैली में तो ले जा ही सकते हो। तो ये जो सारे रूल्स हैं ये आउटसाइड रेंटल बाइक्स जो हैं, जो आप रेंट पे लेते हो, जिसके लिए आप पैसे देते हो, उनसे एसोसिएटेड हैं। ये रूल पर्सनल बाइक को बिलोंग नहीं करते हैं। काफी बार ये कंफ्यूजन सा फैला दिया जाता है कि भाई पर्सनल बाइक भी अलाउड नहीं हो रही है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि भाई पर्सनल बाइक और रेंटल बाइक में फर्क कैसे पता चलेगा, तो काफी बार जो रेंटल बाइक्स होती हैं उनकी जो नंबर प्लेट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो उससे अंदाजा लग जाता है। अगर आप व्हाइट नंबर प्लेट वाली रेंटल बाइक कहीं से जुगाड़ कर लेते हो, किसी तरह से अरेंज करते हो, जो कि हो सकता है कि कुछ शॉप्स देती हो। काफी लोग ऐसा पूछते हैं कि धीरज भाई मेरे पास व्हाइट नंबर प्लेट वाली जो रेंटल बाइक है ना वो है,
क्या उसे ले जा सकता हूं? तो ये जो लूप होल है इसका ध्यान रखने के लिए ये बाइक रेंटल वाले यूनियन जो है लद्दाख की, उन्होंने ये वाला रूल निकाला हुआ है कि जो बाइक है आपके नाम पे होनी चाहिए या ऐसे रिलेटिव के नाम पे होनी चाहिए जिससे आप रिलेशनशिप प्रूव कर पाओ। और ये रिलेशनशिप आप किसी भी फोटो आईडी को यूज करके प्रूव कर सकते हो। जैसे अगर आप पिता का नाम दिखाना चाहोगे तो वो कई सारे हमारे फोटो आईडीज होते हैं उसमें हो जाता है, मदर का नाम भी जो है कई सारी फोटो आईडीज में हो जाता है। तो अब आगे अगर इसमें बढ़े, क्या मैं अपने दोस्त की बाइक या अपने भाई की बाइक या फिर कोई ऐसा रिलेटिव है जिसका सरनेम सेम है, आप भाई की बाइक है, भाई सरनेम सेम होगा, तो आराम से आप बात कर सकते हो अगर कोई आपको रोकता है। अब रोकने का क्या मतलब है भाई, चेकिंग करने का क्या मतलब है? ये बाइक यूनियन वाले कहीं कहीं पे चेक पोस्ट लगा के बैठे होते हैं, या फिर जहां आप साइट सीइंग प्लेसेस पे जा रहे होते हैं, बाइक यूनियन वालों के टूर चल रहे होते हैं तो उनके ग्रुप लीड्स वगैरह होते हैं, वो देख लेते हैं, वो वहां पे न्यूसेंस वगैरह जो है लड़ाई झगड़ा वगैरह करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ उनको लगता है तो। अब इन जनरल जब व्हाइट नंबर प्लेट वाली आपके पास में बाइक होगी तो आपको रोका तभी जाएगा जब मे बी आप बड़े ग्रुप में होगे। अदरवाइज भाई बहुत सारी व्हाइट नंबर प्लेट वाली पर्सनल गाड़ियां भी चलती हैं, पर्सनल बाइक्स भी चलती हैं, किस किस को रोक के चेकिंग करी जाएगी, राइट? तो अगर आपकी किस्मत खराब है और आपको रोक लिया गया या किसी वे से उनको आइडिया लग रहा है, जो भी चेक पोस्ट पे बैठा हुआ, अगर चेक पोस्ट या नाका लगा हुआ है बाइक रेंटल यूनियन वालों का, तो आपको रोका जा सकता है। तो इसीलिए जो रिस्क है वो 20% के आसपास ही है जब आप व्हाइट नंबर प्लेट वाली बाइक जो है लेके जाते हो। बट अगर आपको रोक लिया जाता है और बाइक अगर आपके नाम पे नहीं है, आपके किसी ऐसे रिलेटिव के नाम पे है जहां पे आपका सरनेम भी मैच नहीं करता है, तो थोड़ा प्रूव करना आपको मुश्किल हो जाएगा, राइट? उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप एनओसी डॉक्यूमेंट जो है वो कैरी कर सकते हो। अब ये एनओसी डॉक्यूमेंट में जिसकी बाइक है वो आपका रिलेशनशिप क्या है उसके साथ में आप ये लिख सकते हो। मैं जो सैंपल है इस एनओसी डॉक्यूमेंट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक को फॉलो करके एक वो सैंपल एनओसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। बट इन जनरल जो कंटेंट वाइज अगर देखा जाए तो आप जो आरसी नंबर है गाड़ी का, बाइक का, वो लिखवा लीजिए। जिसकी बाइक है या गाड़ी है उसका नाम लिखवा लीजिए, उनसे लिखवा लीजिए कि भाई मैं वो सर्टिफाई कर रहे हैं, उनका डीएल नंबर ये है, आरसी नंबर ये है, वो आपको पर्सनल यूज के लिए दे रहे हैं, कोई रेंटल पर्पस के लिए नहीं दे रहे हैं। ये जो भी बाइक दे रहे हैं या गाड़ी दे रहे हैं, और आपका क्या नाम है, आपकी क्या फोटो आईडीज है या उसका नंबर क्या है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि क्या आप लद्दाख की साइट सीइंग किसी और की बाइक से, जैसे कि फ्रेंड हो गया, रिलेटिव हो गया, उससे कर सकते हो नहीं कर सकते, तो 80% तो मैंने बोल दिया कि मोस्टली चेकिंग नहीं होगी अगर आप छोटे ग्रुप में कर रहे हो, कोई अटेंशन ड्रॉ नहीं करते हो, ठीक है। 20% रही, अगर सरनेम मैच हो गया तब तो इजीली आप कन्विंस कर सकते हो कि भाई की बाइक है या किसी और रिलेटिव की बाइक है। अगर एनओसी कैरी कर रहे हो तो भाई 10% चांस उससे और बढ़ जाएगा, 10-15% की वो मान जाएंगे इन जनरल की भाई पर्सनल पर्पस के लिए ही है। एक रिक्वेस्ट मेरी बस यही रहेगी कि आप ज्यादा आर्ग्यूमेंट वगैरह में मत पड़िएगा वहां पे, क्योंकि उससे क्या होगा कि भाई कुछ लड़ाई वड़ाई झगड़ा वगड़ा हो सकता है। अगर होता है तो ट्रिप किसका खराब होगा? आप भाई छुट्टी वुट्टी लेके आए हो, छुट्टी वुट्टी लेके वहां एंजॉय करने गए हो, पूरा आपने इतना इन्वेस्टमेंट करा है, टाइम का भी पैसे का भी, तो वो जो टसल है या जो फाइट हो गई या लड़ाई झगड़ा हो गया वहां पे, या तू मैं भी हो गई, बहस भी हो गई, तो मूड तो आप ही का खराब होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। अब इन रूल्स के लूप होल निकालने में या इनका वर्क अराउंड निकालने में काफी लोग ये भी कमेंट करते हैं कि धीरज भाई मैं सुबह सुबह 4 बजे निकल जाऊंगा नुब्रा वैली के लिए, पैंगोंग के लिए, या मैं मनाली साइड से सोमोरी चला जाऊंगा, वहां से उमलिंगला चला जाऊंगा, हानले चला जाऊंगा, पूरी साइट सीइंग में उल्टी कर लूंगा। तो भाई अगेन मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप व्हाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेके जा रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 80% चांसेस यही है कि चेकिंग नहीं होगी आपकी व्हाइट नंबर प्लेट की, अनलेस अनटिल आप बहुत बड़े कॉन्वॉय में नहीं चल रहे हो, बहुत बड़े बाइकर ग्रुप में नहीं चल रहे हो जो आपकी तरफ अटेंशन ड्रॉ करे। दूसरा पॉइंटर ये आ जाता है कि अगर आप मान लो मनाली से भाई सोमोरी की तरफ जाते हो, हानले की तरफ जाते हो, एक्लेमेटाइजेशन नहीं कर पाओगे। इसका पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने कि आपको ऐसे 5-6 रीजन क्या हैं कि मनाली साइड से आपको सोमोरी लेक, हानले, उमलिंगला पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी लद्दाख ट्रिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर आप एएमएस को लाइटली लोगे और अगर सोमोरी लेक पे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, अगर आप मनाली से जा रहे हो, तो वहां पे हेल्प मिलना दूरों दूरों तक पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से, काफी वीडियोस में देखता हूँ वायरल भी हुए हुए हैं ऐसे वीडियोस जहां पे कई इन्फ्लुएंसर ने इस तरह की आइटनरीज रेकमेंड करी हुई हैं, मनाली से निकलो, सोकर जाओ, सोकर में रुको, सोमोरी चले जाओ, हानले चले जाओ, उमलिंगला चले जाओ और फिर उसके बाद पूरा सर्किट करके आ जाओ। ये एएमएस जो है रियल चीज है, काफी अच्छे दिग्गज ट्रैवलर जो है ना उनके साथ भी हो चुका है, उनको भी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, कैजुअलिटीज उनके साथ भी हो चुकी हैं। तो प्लीज
एएमएस को सीरियसली लें, और इस तरह से वर्क अराउंड करना आपकी जान पे भी खतरा डाल सकता है। उससे बेटर है कि आप ले में जाइए, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे पे कर दीजिए और वहां की रेंटल बाइक ही ले लीजिए। रही बात सुबह 4 बजे निकलने की या 5 बजे निकलने की, तो जैसा मैंने बताया कि आप हो सकता है नाका या चेक पोस्ट जहां पे भी चेकिंग चल रही हो वो तो पार कर लोगे, बट जो टूरिस्ट लोकेशन है जहां पे जाके आप साइट सीइंग कर रहे हो वहां पे और भी ग्रुप्स आए हुए होते हैं। ये जो लोकल रेंटल शॉप्स हैं ये अपने भी ग्रुप चला रहे होते हैं, तो वहां पे उनके टीम लीड्स वगैरह बैठे होते हैं, कई बार शॉप ओनर ही बैठा होता है उन ग्रुप्स के साथ में। वो देख लेगा, वो वहां पे प्रॉब्लम बोलेगा, वहां पे तू मैं होगी, झगड़ा हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा होगी। क्या आप इस तरह की सिचुएशंस में पढ़ना चाहते हो? सुबह सुबह 4 बजे उठोगे, कहाँ नाश्ता करोगे, या कुछ पैक वैक करा के लेके चलोगे? जो सुबह की साइट सीइंग का पूरा नजारा है वो छोड़ोगे, क्योंकि सुबह सुबह भाई 4-5 बजे अंधेरा टाइप ही होगा। तो क्या ये सब पचड़े में पड़ने की जरूरत है? फिर भी चांस लेना चाहते हैं तो वो रिस्क वाली बात है, आप लेना चाहे ले सकते हैं। अगर रोक टोक हुई कहीं पे, वो कहते हैं ना अज्ञानता में बहुत सुख है, तो अज्ञानता वाला कार्ड जो है वहां प्ले कर दीजिएगा कि आपको पता नहीं था, आप लेके आ गए, अब वापस चले जाएंगे और वहां पे जाके ले की लोकल बाइक ले लेंगे। तो इस तरह से मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और कई बार ये जो बाइक रेंटल यूनियंस हैं, जैसे मनाली हो गया, लद्दाख हो गया, इनके बीच में जब ज्यादा तनाव चल रहा होता है ना, ज्यादा टेंशन चल रही होती है, तब ये चेकिंग वगैरह ज्यादा हो जाती है। अदरवाइज जैसा मैंने बताया कि नॉर्मल सीजन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं चल रही होती है। जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। अब इसी रेंटल बाइक से एसोसिएटेड एक चीज ये भी आ जाती है कि काफी लोग पूछते हैं कि भाई मेरा जो बाइक रेंटल वाला है दिल्ली में या मनाली में, वो बोल रहा है कि अलाउड है, आप जा सकते हो, आप कर सकते हो साइट सीइंग। तो जैसा अगेन दोस्तों बताया, रूल के हिसाब से तो नहीं है। अगर वो बाइक रेंटल वाला बोल रहा है तो आपको थोड़ा सा उसे शक की नजर से देखना चाहिए कि भाई बाइक रेंटल वाला क्यों बोल रहा है, कैसे उसने जुगाड़ कर रखा है। कुछ बाइक रेंटल वालों के हो सकता है जुगाड़ हो, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% कोई किसी का जुगाड़ नहीं होगा, कुछ के जरूर हो सकते हैं जो किसी तरह से इस रूल को वर्क अराउंड करके मैनेज कर पा रहे हैं। मे बी वो बाइक एक्सचेंज करते हैं वहां पे या बिजनेस इतना देते हैं, बट बहुत मिनिमम मात्रा में है वो, और उन पे रिलाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो वो रिस्क लेने वाली बात ही है। अगर वहां पे जाके चेकिंग होती है, कुछ भी होता है, तो प्रॉब्लम आपके साथ में होने वाली है। फिर वापस आके उस बाइक रेंटल वाले का रिव्यू लिखिए आप या कुछ भी करिए, आपका ट्रिप जो है वो तो एक तरह से खटास में पड़ ही गया अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो। हाँ, इसमें एक फायदा जरूर हो सकता है आपको कि कुछ मनाली की बाइक रेंटल शॉप जो हैं वो लोग 50% डिस्काउंट देते हैं अपने रेंटल रेट्स पे। तो मतलब ये है कि अगर आप मनाली की बाइक लेते हो, आप लद्दाख लेके जाते हो उसको, तो भाई मनाली ले हाईवे पे तो जा ही सकते हो। मनाली की बाइक लेके आप लद्दाख पहुंच गए, ले पहुंच गए, मतलब वहां पे अब आप साइट सीइंग करना चाह रहे हो, तो आपकी जो मनाली की बाइक है वो पार्क होनी चाहिए कहीं पे। आप होटल में पार्क करेंगे या कहीं पे पार्क करेंगे उसको, और ले की लोकल बाइक लेंगे या टैक्सी लेंगे और उससे साइट सीइंग करेंगे। तो ये जो कुछ शॉप्स हैं मनाली की बाइक रेंटल शॉप्स, इन्होंने क्या किया हुआ है कि जितने दिन आपकी बाइक वहां पे पार्कड रहेगी और जितने दिन के लिए आप गाड़ी लेते हो या फिर बाइक लेते हो लद्दाख की लोकल बाइक, और वो बिल अगर आप इनको दिखाते हो तो जो 50% चार्ज है डेली रेंटल का मनाली की बाइक का, वो वेव ऑफ कर देंगे। तो 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ें तो एक और क्वेश्चन ये रहता है कि धीरज भाई, वन वे बाइक रेंटल, कि मैं मनाली से बाइक लूं ले में ड्रॉप कर दूं, या ले से बाइक लूं मनाली में ड्रॉप कर दूं, या श्रीनगर में ड्रॉप कर दूं, तो क्या इस तरह की सुविधा अवेलेबल है? पर सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं कि इसका यूज केस क्या है या ये किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। काफी लोग जो हैं लद्दाख फ्लाई करके चले जाते हैं, ले फ्लाई करके जाते हैं और फिर लद्दाख में साइट सीइंग करते हैं ले की बाइक से जनरली। अब आपको मनाली ले हाईवे जाना है वापसी में, या फिर आप श्रीनगर ले हाईवे जाना चाहते हो और वहां श्रीनगर से फ्लाइट है या आपकी दिल्ली से फ्लाइट है, दोनों हाईवेज में से एक हाईवे आप करना चाहते हो, या फिर कुछ लोग भाई श्रीनगर फ्लाई करके आते हैं, श्रीनगर से रेंटल बाइक लेना चाहते हैं, लद्दाख आना चाहते हैं, फिर उस बाइक से मनाली आना चाहते हैं और वहां पे ड्रॉप करना चाहते हैं। तो ये कोई अनकॉमन क्वेश्चन नहीं है कि मुझे वन वे बाइक रेंटल चाहिए। अब इसको आंसर करने के लिए मैं बोलूंगा भाई वन वे बाइक रेंटल ले सकते हो। बहुत सारी शॉप्स हैं जो वन वे बाइक रेंटल प्रोवाइड करती हैं। क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अगर आप श्रीनगर से बाइक रेंट पे लेते हो या मनाली से बाइक रेंट पे लेते हो और श्रीनगर ड्रॉप करनी है, श्रीनगर से लेते हो मनाली करनी है, तो आप समझ सकते हैं जो अभी तक मैंने वीडियो में बताया कि आपको श्रीनगर की बाइक ले में आके पार्क करनी पड़ेगी, एक और ले की बाइक लेनी पड़ेगी, साइट सीइंग करना पड़ेगा, और आप अब सोमोरी से एग्जिट नहीं मार सकते हो मनाली ले पे, आपको वापस आना पड़ेगा ले में, वो बाइक उठानी पड़ेगी और उसको उठा के आपको मनाली जाना पड़ेगा जहां पे आप उसे ड्रॉप करोगे। तो पहले तो
बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, आपको एक दिन एक्स्ट्रा भी चाहिए क्योंकि आपको सोमोरी से वापस आना पड़ रहा है, जबकि आप सोमोरी से जिस्पा की तरफ या मनाली लेह हाईवे पे एग्जिट मार सकते थे। ये होने के बावजूद जो कॉस्ट है वैसे ही हाई हो गई आपकी टोटल रेंटल कॉस्ट, क्योंकि आपने श्रीनगर की बाइक ली हुई है उसके भी पैसे दे रहे हो, या मनाली की बाइक ली हुई है उसके भी पैसे दे रहे हो, जब वो पार्क्ड है उसके भी पैसे दे रहे हो, मनाली टू श्रीनगर कर रहे हो तो हो सकता है मनाली जो बाइक रेंटल शॉप्स हैं आपको 50% डिस्काउंट दे दे, बट फिर भी जो रेंटल रेट्स हैं वो हाई हैं। अब वहां से पिकअप कौन करेगा उस बाइक को? तो ऐसी कोई बाइक रेंटल शॉप या ब्रांच मैं नहीं जानता कि भाई उसकी श्रीनगर में भी ब्रांच है, उसकी दिल्ली में भी है, उसकी मनाली में भी है, तो आप उसकी एक ब्रांच से लेके और दूसरी ब्रांच में छोड़ सकते हो। ऐसी कोई सुविधा जो है इस पूरे सर्किट पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे वो पिकअप कराने के लिए। जब आप श्रीनगर की बाइक लेह में छोड़ोगे या मनाली में छोड़ोगे, या मनाली की बाइक लेह में छोड़ोगे श्रीनगर पे छोड़ोगे, या फिर लेह की बाइक श्रीनगर में या मनाली में छोड़ोगे, जैसे भी आप ये टूर करना चाहते हैं, जहां से भी ओरिजिन हो रहा है और जहां डेस्टिनेशन है, अगर ड्रॉप करना चाहते हैं तो चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं, जो आपकी पॉकेट पे काफी भारी पड़ने वाला है। ये जो पूरा वन वे बाइक रेंटल का हिसाब है, और ये जो चार्जेस हैं 12,000 से लेके 15, 16, 17, 18,000 तक भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने कहां से बाइक ली है। क्या मनाली से लेके श्रीनगर में ड्रॉप कर रहे हो, या मनाली से लेके लेह में कर रहे हो, या लेह से लेके मनाली में कर रहे हो, तो ये जो किलोमीटर वाइज उनको पिकअप करवाना पड़ेगा उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है। तो आप समझ सकते हैं 12 से 18,000, 20,000 का अमाउंट जो है आप सिर्फ पिकअप चार्जेस ही दे रहे हो। बाइक रेंटल के रेट्स देने के साथ साथ जो बाकी का खर्चा है वो करने के साथ साथ, क्या ये वन वे बाइक रेंटल के पिकअप चार्जेस आप देना चाहोगे? क्या ये वर्थ है? ये क्वेश्चन का आंसर आप ही को करना पड़ेगा। क्या आपकी पॉकेट अलाउ करती है इतना बड़ा अमाउंट या इतना बड़ा बजट? इतने पैसों में आप पूरा जो स्टे है, खाना पीना है लद्दाख की ट्रिप का, आई थिंक वो कर सकते हो इजीली मैनेज। क्या आप इतना हार्डकोर बाइकिंग में हो कि आप बिना बाइक के ये जो हाईवेज हैं उन पे ट्रैवल नहीं कर सकते हो? कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, धीरज भाई क्या हाईवेज पे ही मजा है क्या? भाई मेरे पर्सनल ओपिनियन यही रहता है कि आप ये जो हाईवेज हैं इस पे आप गाड़ी से ट्रैवल कर लो, आपके अंदर जो बाइकिंग का एक जोश है कि आपको बाइकिंग करनी है, लद्दाख में जाके मोटर बाइकिंग करनी है, तो भाई आप लद्दाख में जाके भी उस एडवेंचर को जी सकते हो। लद्दाख में बहुत सारे रिमोट रूट्स हैं, बहुत दूर दूर हैं, ऐसा नहीं है कि यही हाईवे हैं जिसमें आप एडवेंचर कर सकते हो। मनाली हाईवे पे ही आप एडवेंचर कर सकते हो, श्रीनगर ले हाईवे पे ही आप एडवेंचर कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लद्दाख के अंदर भी एक बार आप लेह से निकलोगे तो 5-6 दिन में वापस आओ। ऐसे ऐसे सर्किट्स भी हैं कि भाई नुब्रा गए, तुरतुक गए, सियाचिन बेस कैंप गए, वहां से पैंगोंग चले गए, सीधा पैंगोंग से हानले चले गए, हानले से उमलिंगला चले गए, सोमोरी चले गए, वापस ले आ गए। ये पूरा सर्किट अगर आप बनाओगे तो 5-6 दिन कम से कम आपको चाहिए बनाने के लिए। 5-6 दिन आप रोड पे हो, एंजॉय कर रहे हो, रिमोट रूट्स के अंदर कर रहे हो, तो वो जो एडवेंचर है आप जी लेते हो। और अगर आप इसमें इकोनॉमिक टर्म्स चाहते हो तो भाई दिल्ली से बाइक रेंटल ले लो या फिर चंडीगढ़ से ले लो, क्योंकि घूम फिर के आओगे तो चंडीगढ़ या दिल्ली वहां पे वापस कर देना। पूरे केस में उन लोगों का जरूर फायदा हो जाता है जो फ्लाई करके ले नहीं जा रहे हैं, फ्लाई करके श्रीनगर नहीं जा रहे हैं, या वहां से फ्लाई करके वापस नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप मैथ करके देखोगे तो ये बाइक जो बाहर की रेंटल बाइक है, जब लद्दाख में ले आके खड़ी भी करोगे लेह के अंदर और लेह की दोबारा से बाइक लोगे तो भी आपको जो वन वे बाइक रेंटल के पैसे देने पड़ रहे हैं उससे कम ही बिल आना चाहिए, उतना ज्यादा बिल नहीं आना चाहिए। पर जो फ्लाई कर रहे हैं उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब ये सब पेचीदा रूल समझने के बाद में काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि धीरज भाई मेरे पास तो बाइक है पर मैं दिल्ली के आसपास नहीं रहता हूँ, जहां से बस बाइक उठाई और चला गया, मुझे तो कोरियर करके ले जानी पड़ेगी। तो क्या वो पूरी मेहनत करना, उस बाइक को दिल्ली तक पहुंचाना, जम्मू तक पहुंचाना और फिर वहां से पूरा सर्किट करते हुए वापस उस बाइक को ट्रेन में या कोरियर के थ्रू वापस लाना, क्या ये वर्थ रहेगा? तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्सनल बाइक और रेंटल बाइक में क्या प्रेफर करोगे, तो भाई इसका आंसर मैं दोस्तों इस तरह से करता हूं कि ऑफ कोर्स आपने पेचीदगियां देख ही ली हैं कि अगर आप रेंटल बाइक लेते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़ेगा, सर्किट करने हैं नहीं करने हैं, कहां से लोगे, कहां ड्रॉप करोगे, ये सब क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो भाई इसमें हाईलाइट करने वाली बात यही है कि अगर आपकी पर्सनल बाइक एक डिसेंट कंडीशन में है तो बेस्ट यही रहता है कि आप अपनी पर्सनल बाइक से राइड करो लद्दाख में, उसको कोरियर करवा लो और उसी के ऊपर राइड करो। क्योंकि जो रेंटल बाइक्स है वो किसी भी हद तक कहीं तक भी क्लोज नहीं आती है कि आप कितना रिलाई कर सकते हो उसके ऊपर। तो रिलायबिलिटी इश्यूज रहते हैं, कहाँ बंद हो जाए कुछ नहीं पता, क्या मैकेनिकल फेलियर हो जाएगा। तो मैकेनिकल कंडीशन जो है बाइक की, आपकी खुद की आपको पता है आपने कब सर्विस कराई, पहले कराई, बाद में कराई, किस तरह से वो चलती है, किस तरह से आप उस पर रिलाई कर सकते हो, वो आपको पता है आपकी अपनी बाइक का। जो कंफर्ट या फिर मैं बोलूंगा स्टेबिलिटी है या जो कंट्रोल है ओवरऑल, आप अपनी बाइक पे ज्यादा कर सकते हो अगर आप उस मॉडल से फेमिलियर हो, आप दिन रात बाइक को चलाते हो या जब भी मतलब आप कम्यूट करते हो आप अपनी बाइक को चलाते हो, तो आपकी बाइक आप ही का पार्ट हो जाती है। तो आप उससे
जुड़ा हुआ फील करते हो तो जो कंट्रोल होगा, स्टेबिलिटी होगी, वो रेंटल बाइक पे उस हद तक इतना कंफर्टेबल आप नहीं होगे जितना आप अपनी पर्सनल बाइक पे हो जाओगे। तो जो ट्रिकी रोड सेक्शंस हैं वहाँ पे आपको वो स्टेबिलिटी, वो कंट्रोल, वो अपनापन बहुत काम आएगा। फ्यूल एफिशिएंसी हो गई भाई, आपको पता है आपकी बाइक की माइलेज क्या है, कितना देती है। फिर आप पहाड़ों में जा रहे हो तो भाई 80% के आसपास लगा लो। जो रेंटल बाइक है आपको आइडिया नहीं लगने वाला है कि कहाँ पे कितना माइलेज देगी। काफी सारी रेंटल बाइक जो पुरानी होती है कम माइलेज भी देती है, तो वो भी एक पॉइंट है जो आपकी पर्सनल बाइक के लिए ज्यादा फेवर में है। हाँ, ओवरऑल अगर कॉस्ट फैक्टर देखोगे तो भाई अपनी बाइक को ट्रांसपोर्ट करना पार्सल की तरह ट्रेन के अंदर या फिर कोरियर कराना एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू हो गया। जम्मू मोस्ट फेवरेबल रहेगा क्योंकि वहां से फिर आप दिल्ली से जम्मू की जो राइड है उसको हटा सकते हो। प्लेन्स की बोरिंग राइड है, क्या करोगे। जम्मू से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। या फिर चंडीगढ़ से अगर मनाली लेह हाईवे पे जा रहे हो तो चंडीगढ़ से स्टार्ट कर सकते हो। वहां तक आप अपनी बाइक जो है ट्रेन के थ्रू लेके जा सकते हो एज अ पार्सल, या फिर कोरियर करा सकते हो। तो कॉस्टिंग जो है आपकी लगभग बराबर टाइप ही पड़ेगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा मेरे कहने का है। तो अगर फिर भी आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आप रेंटल बाइक से ही जाना चाहते हो तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, एक बार एक टेस्ट राइड जरूर ले लेना, लोकल एरिया के अंदर चला के देख लेना। थोड़ा बहुत आप अगर मैकेनिक्स जानते हो बाइक के तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई बाइक किस कंडीशन में है। ऑनलाइन बुक करना सीजन टाइम में मे बी ओके है क्योंकि भाई किल्लत हो जाती है इन बाइक्स की, रेंटल बाइक्स की मिलती नहीं है। बट अगर आप सीजन के बाहर कर रहे हो तो बेटर है कि आप वहाँ जाइए, इंस्पेक्ट करिए, थोड़ा सा घूम लीजिए लोकल में और फिर उसके बाद में उस बाइक को रेंट पे लेके जाइए। अदरवाइज अगर बजट इशू नहीं है, बाइक रेंटल ले रहे हो तो मैकेनिक और बैकअप व्हीकल साथ में ले जा सकते हो। उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया ही हुआ है। और हाँ, कुछ ऐसी टिप्स आने वाली इस सीरीज के अंदर मैं बताऊंगा जब आप रेंटल बाइक लेते हो तो आपको क्या क्या इंस्पेक्ट करना चाहिए। थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा उस वीडियो से, तो वो वीडियो भी आने वाला है इस सीरीज के अंदर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपको लगता है किसी और के काम आएगा, आपका कोई दोस्त जा रहा है, रिलेटिव जा रहा है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें आप अपना क्वेश्चन डालिए, मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करते रहें।